पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है तो मुक्केबाजी का जिक्र भी कर लेते। एक मुकाबला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मुकाबला दरअसल एक दिन पहले इटली की मुक्केबाज एंजेला केरिनी और अल्जीरिया के ईमान खलीफ के बीच हुआ है। मुकाबला क्यों खास है ये भी बताते हैं। इसमें मात्र 46 सेकंड में ही अल्जीरिया की ईमान खलीफ ने अपनी विरोधी एंजेला को हरा दिया। बॉक्सिंग का ये अहम मुकाबला इतनी जल्दी खत्म होने पर सभी हैरान रह गए, लेकिन इसका कारण ईमान खलीफ का पंच था, जो इटली की मुक्केबाज एंजेला केरिनी को इतनी जोर से लगा कि वो रोने लगी और बाद में उन्होंने मैच को तुरंत ही छोड़ने का फैसला कर लिया। इस बीच इसके बाद अल्जीरिया की मुक्केबाज ईमान खलीफ पर फिर आरोप लगा कि वो महिला नहीं बल्कि पुरुष हैं और इसी आरोप के चलते इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन्हें पिछले साल बैन कर दिया था और एसोसिएशन ने उनकी जांच करवाई, जिसमें सामने आया कि उनका टेस्टोस्टेरोन का एक स्तर एक सामान्य महिला के मुकाबले काफी ज्यादा है और इसी के साथ साथ उनके डीएनए टेस्ट में XY क्रोमोसोम्स मिले थे, जो कि पुरुषों में होते हैं जबकि महिलाओं में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसी रिपोर्ट के आधार पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग संघ ने ईमान खलीफ को बैन कर दिया था, मगर IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलने की इजाजत दी। लेकिन लोगों का मानना है कि ईमान खलीफ का महिलाओं की कैटेगरी में खेलना गलत है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जाने माने उद्योगपति एलन मस्क ने भी इटली की बॉक्सर की तरफदारी की है। इस विवाद को गहराता देख इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को सामने आना पड़ा, जिसने पेरिस ओलंपिक में महिला बॉक्सर ईमान खलीफ को मुकाबला करने की इजाजत देने के अपने फैसले का बचाव किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपने बयान में कहा कि पिछले साल मुक्केबाज को अयोग्य घोषित करने का इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का फैसला मनमाना था और इसी कारण ये विवाद खड़ा हुआ है। आपको ये भी बताएं कि ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग के मुकाबले इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत नहीं होते हैं। इन मैचों की पूरी जिम्मेदारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी संभालती है, जिसने साल 1999 में जेंडर को लेकर होने वाले सभी टेस्ट बंद कर दिए थे। ऐसे में ओलंपिक में भाग लेने के लिए एक महिला मुक्केबाज के लिए IOC के क्या नियम होते हैं, ये भी आपको बताते हैं। मेरे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। जो इटली की बॉक्सर थी वो 45 सेकंड में अपनी बाउट हार गई और उसके बाद उन्होंने अल्जीरिया के बॉक्सर के ऊपर में आरोप लगा दिया कि ये जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जो पंच मुझे लगा है वो मेल पंच मुझे नजर आ रहा है, ये आरोप लगा दिया। तमाम रिपोर्ट्स भी इसके ऊपर में आने लगी, लेकिन IOC ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में साफ तौर पर बताया कि ये जो बॉक्सर है अल्जीरिया की, इस बॉक्सर को पहले 2023 में ज़रूर उनके टेस्ट कराए गए थे, जेंडर टेस्ट कराया गया था, उनको सस्पेंशन भी मिला था, लेकिन चूंकि IBA उस टाइम पर वहां पर थी, उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला किया। उनकी जो आर्बिट्री कमेटी थी, उनके जो CEO थे, उन्होंने ये फैसला लिया था, जिसको अब हमने IOC ने पेरिस ओलंपिक्स में खेलने की अनुमति दे दी। वो बॉक्सर पहुंच गई पेरिस, वहां पर उन्होंने अपनी बाउट खेली। अब नियम क्या है, क्या आपको ये पता है कि नियम क्या सजेस्ट करते हैं? जो बॉक्सर बैन था, क्या वो बॉक्सर अचानक से आके इंटरनेशनल लेवल पर कोई टूर्नामेंट खेल सकता है? तो सबसे पहली चीज़ ये कि इस बार जो नियम सेट किए गए PBU की तरफ से, जो कि यूनिट है जो रूल्स डिसाइड करती है, उन्होंने जो टोक्यो में जो नियम बनाए गए थे उसी नियम को बेस रखा अपने 2024 के नियमों को बनाने के लिए। अब होता क्या है, कोई भी एथलीट चाहे वो किसी भी देश का हो, वो एथलीट 2 टेस्ट जो है वो क्लियर करता है आने के। पहला टेस्ट होता है उसके जेंडर का, दूसरा टेस्ट होता है उसके एज का, और जो उनके पासपोर्ट पे मेंशन होता है उसी को क्राइटेरिया माना जाता है। तो पासपोर्ट पर जो अल्जीरिया की बॉक्सर है उस पर फीमेल मेंशन है, ये IOC ने भी अपनी स्टेटमेंट में बताया है, यानी कि IOC ने इस बात को माना था कि वो फीमेल है। पहली बात ये। अब दूसरी चीज ये भी समझने के लायक है कि कैसे ये आरोप जो है उस बॉक्सर के ऊपर में लग रहे हैं। IOC ने इस बात की भी जानकारी दी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अल्जीरिया की ये जो बॉक्सर है वो किसी हाईएस्ट लेवल पर आके खेल रही है। वो टोक्यो में भी खेली थी, उन्होंने IBA के भी कई सारे इवेंट्स खेले हुए हैं, वो दिल्ली भी आई थी जहां पर उनको उनके बाउट के ठीक पहले जेंडर टेस्ट और ये सब करके उनको अपनी बाउट खेलने से मना कर दिया गया था। लेकिन अभी IOC का ऐसा लगता है कि ये जो सारी गलती है
अपना, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी का मामला है। पहले जब आईबीए ने इस जांच को किया था और सारी जो चीजें थी कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हुई। यहाँ पेरिस के मुकाबले में जब वो बाउट खेलने गए दोनों ही बॉक्सर, तो उनको आईओसी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है। तो ये एक नियम है जिसको फॉलो किया गया। 2020 ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स के जो नियम थे उसी को 2024 के बेस को रखकर ही ये नियम बनाए गए हैं, जिसके आधार पर अल्जीरिया की बॉक्सर को इस बार पेरिस ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिला। तो अल्जीरियाई मुक्केबाज इमान खलीफ जैसे ही आरोप एक दौर में भारतीय एथलीट दुती चंद पर भी लगे थे, और इस पूरे विवाद पर दुती चंद का क्या कहना है और उनकी टेस्टोस्टेरोन से जुड़ी नियमों पर क्या है राय, इसी सिलसिले में नितिन श्रीवास्तव ने उनसे बात की। दुती, एक चीज और भी है जो कि मैं चाहूंगा कि आप समझाएं उसको थोड़ा बेहतर तरीके से। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब टेस्ट होता है तो रिजल्ट ठीक है आपके आते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा मिला, लेकिन उसका क्या ये असर होता है कि उसकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो? क्या ऐसा होता है? हालांकि आप इसके बारे में अभी बता भी रही थी कि ऐसा कुछ होता नहीं, डिपेंड ये करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। दूसरी चीज ये कि ऐसी सिचुएशन में जो फेडरेशन होती है या फिर जो गवर्निंग बॉडी होती है उसका रोल कितना होता है, क्योंकि 2023 में जब ये अल्जीरियन बॉक्सर यहाँ पर आई थी तो यहाँ पे टेस्ट हुए थे उसको फिर इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने नहीं दिया गया था, लेकिन अब वो यहाँ पर आकर खेल रही हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं, और क्या आपको लगता है कि एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि अगर किसी एथलीट के अंदर में एक सेट लेवल से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मिले तो आपको उसको पहले ही बता देना चाहिए कि नहीं, आपका ये जो हार्मोन है वो ज्यादा है तो आप इस कैटेगरी में फॉलो नहीं करते, ताकि एक क्लैरिटी रहे पहले से ही और बाद में जाके कोई समस्या खड़ी ना हो? हाँ, पहले तो मैं कहूँगी फेडरेशन हो और गवर्नमेंट हो, हमेशा प्लेयर के सपोर्ट में रहना चाहिए, क्योंकि प्लेयर जो भी मेहनत करता है देश के लिए करता है। और हम इतना सम्मान बढ़ाते देश का नाम रोशन रिप्रेजेंट कराते हैं वर्ल्ड लेवल में, लेकिन वह उधर जाके इसको ब्लेम करके निकाल दिया, इसका मतलब क्या? दुनिया आगे में इसको पूरा बदनाम किया जा रहा है। तो पहले तो फेडरेशन में प्लेयर के साथ रहना चाहिए। और ये जो रूल बना रही है तो हमेशा लड़की के अंदर में महिला की कैटेगरी में क्यों रूल बना रही है? डोप टेस्ट दो और ये हार्मोन टेस्ट दो या जेंडर टेस्ट दो, लड़के के अंदर में वो रखते नहीं। और ऐसे भी देखा मैंने, जैसे बताया, अब जामा इनका के जितने सारे प्लेयर है इसका बॉडी देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर पूरा लड़कों की तरह है। ये मतलब नहीं है कि वो लड़का है। तो हमारे इंडियन की बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐसे भी बहुत सारे लड़का है, इनका बॉडी भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लड़की की तरह दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये लड़की है। तो ऐसा होता ही नहीं। इसका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है, किसका कम रहता है। तो इसी को लेके खेल में भेदभाव करना मेरे लिए तो सही नहीं लग रहा है। तो हाँ, नेचुरल हार्मोन बढ़ता है, तो मैं तो फील किया है नेचुरल हार्मोन बनने से कोई भी परफॉर्मेंस में अक्सर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये प्रूफ मिला है मुझे, इसलिए तो मैं ट्रैक पर दोबारा वापस आई। जब आईओसी ने मुझे इंजाम लगाया कि आपका टेस्टोस्टेरोन मात्रा बढ़ने से आपका ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है स्पोर्ट्स में, इसलिए आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए तो मैंने कोर्ट में केस अपील किया कि जो हार्मोन लेवल बढ़ रहा है तो इसमें मुझे कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा है स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इसलिए मैंने कोर्ट में केस लड़ा था, और इसका प्रूफ भी वो जो एथलेटिक वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन बॉडी थी वो दे नहीं पाई। उन्होंने खुद ही माना कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से स्पोर्ट्स पर्सन का एडवांटेज नहीं मिलता है, कोई परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होता। इसलिए मैं दोबारा ट्रैक को वापस आई, फिर रियो ओलंपिक खेला, टोक्यो ओलंपिक खेला है। और ऐसा भी जो बॉक्सर की लड़की के बारे में बात चल रहा है अभी, वो भी देखें तो काफी कॉम्पिटिशन हारा है, ये नहीं कि हमेशा जीत के आया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लंबे समय से इंतजार किए जा रहे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। नीट यूजी परीक्षा में धांधली से जुड़े मामले में सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। करीब 10 दिनों के इंतजार के बाद आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां मानने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र सिर्फ पटना और हजारीबाग के एग्जामिनेशन सेंटर से ही लीक हुए हैं, जिसके लिए सर्वोच्च अदालत ने साइबर सिक्योरिटी में खामियों को भी जिम्मेदार माना है। और इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी को नीट के लिए एसओपी यानी कि नियम कायदे बनाने के लिए निर्देश दिया है, ताकि इस तरह की चूक आगे न हो। इस दौरान 22 जून को इसरो के पूर्व चेयरमैन और राधाकृष्णन की अगुवाई में बनी एक्सपर्ट कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इनमें परीक्षा कैंसिल करने, काउंसलिंग पर रोक लगाने, रिजल्ट होल्ड करने और दोबारा से परीक्षा करवाने के अलावा ग्रेस मार्क्स के खिलाफ भी याचिकाएं आई थी।
जिन पर 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हालांकि तब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा दोबारा करवाने की संभावनाओं से इनकार किया था और कोर्ट ने जांच में दोषी मिलने वाले छात्रों को एडमिशन नहीं देने और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। हर साल 15 से 16 साल नीट यूजी की परीक्षा देते हैं और इस परीक्षा को पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें पास होने वाले बच्चों को रैंक के आधार पर ही एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीओएमएस, बीएचएमएस जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता था। हालांकि साल 2013 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का नाम बदलकर नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया था। इस साल 5 मई को देश के 571 शहरों में 4,750 सेंटर्स पर यह परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 23 लाख के करीब छात्रों ने हिस्सा लिया था। 25 जुलाई को एनटीए की तरफ से नीट यूजी 2024 का संशोधित परिणाम घोषित कर दिया गया था। पहले 67 टॉपर्स की तुलना में ऑल इंडिया रैंक के मामले में पहले नंबर पर 17 टॉपर्स ही रह गए, जबकि ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद पहले स्थान पर आने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 61 हो गई थी और इसके बाद परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट सामने आया। नीट परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में कई सारी चीजें साफ की हैं। कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि दोबारा नीट की परीक्षा कराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो लीकेज की घटनाएं थी वो सीमित थी। और कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि हजारीबाग में ये लीकेज हुई और इसका असर पटना तक रहा, यानी असर काफी सीमित रहा। लिहाजा थोड़े से सामान के लिए, थोड़ी सी जगह असर के लिए पूरे देश में फिर से परीक्षाओं का आयोजन करना किसी भी तरह से ना मुनासिब था, ना न्याय संगत था, ना व्यावहारिक था, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को खामखा की परेशानी झेलनी पड़ती। लेकिन कोर्ट इस बात से चिंतित दिखा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी इस मामले में ये देखे कि एक तो प्रश्न पत्रों को जिस तरह से ओपन रिक्शा में ले जाया गया, उस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनना चाहिए जिसका सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं और साथ ही जो जांच कर रही है कमेटी उसका दायरा भी बढ़ाया और उससे कहा है कि जांच कमेटी विस्तृत दायरे में जांच करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो परीक्षार्थी हैं उनकी सुरक्षा, उनकी पहचान पूरी तरह से दुरुस्त होनी चाहिए, यानी जीरो टॉलरेंस। और साथ ही ये भी कहा कि जो परीक्षा केंद्र हैं वहां की सुरक्षा बिल्कुल सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके साथ ही कई सारे ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जिन दिशा निर्देशों पर चलकर भविष्य में नीट कहें या एनटीए या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा, उसकी सुरक्षा को बिल्कुल चाक चौबंद किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में समय समय पर और दुरुस्तगी करने की जरूरत है, यानी रेट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है कि कहां क्या और चीजें दुरुस्त की जा सकती हैं ताकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए, दिल्ली से। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई के पास है। पेपर लीक केस में सीबीआई ने कुल 6 एफआईआर दर्ज की हैं। बिहार की एफआईआर पेपर लीक पर है, जबकि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की बाकी एफआईआर डमी कैंडिडेट और धोखाधड़ी से जुड़ी हुई हैं। इन एफआईआर और जांच के आधार पर सीबीआई ने गुरुवार को अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी थी और इस चार्जशीट में सीबीआई ने 13 लोगों के नाम दर्ज किए हैं, जिनमें 4 परीक्षार्थी हैं, एक जूनियर इंजीनियर और पेपर लीक करवाने के 2 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इस चार्जशीट में यह बताया गया है कि अब तक इस मामले में कुल 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 15 को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और 58 स्थानों पर तलाशी ली गई। और इस मामले में अब तक कुल 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 15 को बिहार से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास 58 जगहों की तलाशी ली गई। 4 परीक्षार्थियों समेत सभी 13 आरोपियों पर आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच नीट यूजी की काउंसलिंग की तारीख भी आ चुकी है। 14 अगस्त से काउंसलिंग की शुरुआत होने जा रही है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हफ्ते से शुरू हो चुकी है। 4 दौर में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। काउंसलिंग का आखिरी चरण 24 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। काउंसलिंग के जरिए देश भर के 731 मेडिकल कॉलेजों की लगभग 1,12,000 सीटें भरी जाएंगी। साथ ही बीडीएस, आयुष और नर्सिंग की 21,000 सीटों के लिए भी काउंसलिंग के जरिए ही छात्रों को दाखिला मिलेगा। साल 2014 से पहले कुल
387 मेडिकल कॉलेज थे, जिनमें पिछले 10 साल में 88% का इजाफा हुआ है। अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 731 हो गई है। देश आज शिवोत्सव मना रहा है, हर और महादेव की भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। वहीं अब हम आपको देशभक्ति का भी एक रंग दिखाते हैं। इस महीने हमारा देश आजादी के एक और पर्व का जश्न मनाने वाला है और इसी बीच घाटी में सैल्यूट तिरंगा रैली निकाली गई। उनतीस जून से शुरू हुई इस साल की पवित्र अमरनाथ यात्रा पूरे भक्ति और श्रद्धा की पावन बयार के बीच जारी है। शुक्रवार सुबह भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से बम बम भोले के जयकारे के साथ भोले के भक्तों का एक और नया जत्था बाबा बर्फानी के दरबार के लिए रवाना हुआ। आज 1221 भोले के भक्त अमरनाथ यात्रा पर निकले। 54 गाड़ियों के बेड़े में पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों से इन सभी श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। बालटाल के लिए जहां 395 यात्री तो पहलगाम के लिए 826 श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बेस कैंप से भेजा गया। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं के ऐसे उत्साह ने इस पवित्र यात्रा के पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पूरी यात्रा में 4.5 लाख लोगों ने बाबा के दर्शन किए थे, मगर इस बार ये संख्या बढ़ गई है। यात्रा के पहले 32 दिनों में 4,71,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।